सवारों में और एक अच्छे स्टूडेंट में एक अंतर है। आपका गणित खत्म हो चुका है, आपकी टेबल से गणित की पुस्तकें रिमूव हो जाना चाहिए। आप जितना पढ़िए अपने टेबल पर स्वच्छ माहौल बनाओगे, आप उतने अच्छी चीजों को समझ पाओगे। आपका बैग हमेशा नीचे रहना चाहिए, टेबल का आपका जो जितना भी स्पेस है, आप बढ़िया राइटिंग लिख पाए, रजिस्टर आपका बढ़िया सुंदर हो, ये सारी चीजें आपकी बहुत मायने रखती हैं। समझ में आ रही बात? अगर आपका देखिए, जैसे आप घर में क्या करते हैं, आपके घर में बहुत वीआईपी सामान है लेकिन वो जमा हुआ नहीं है, तो क्या आपका घर सुंदर लगेगा? आपके पास भले सस्ती चीजें हो, लोगों करोड़पतियों जैसी ना हो, लेकिन जितनी भी चीजें हैं वो बढ़िया जमी हुई हो, इससे सुंदरता बढ़ती है। सुंदरता बढ़ती है तो हमारी आंखें उस चीज को कैच करती हैं। ओके, ये थोड़ी सी हैबिट आप बनाएं। ठीक, चलिए हम आगे अपनी बात बढ़ाते हैं। कल हमने हिस्ट्री में आपको सबसे पहली बात केवल और केवल एक आउटलाइन नक्शा बना के बताया था, और जितने सारे लोगों ने बिल्कुल शिद्दत से उसे सुना है, अब उन्हें कभी भी हम कोई बात करेंगे तो उन्हें याद हो गया है कि पहली बात तो 3 काल, चलिए जवाब दो, प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक, हाँ या ना? प्रागैतिहासिक के 3 भाग, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण। आद्यैतिहासिक काल के 2 भाग, सिंधु घाटी सभ्यता हो, हाँ या ना? फिर कहां गए ऐतिहासिक, इसमें आएगा प्राचीन भारत, कि नहीं आएगा? प्राचीन भारत कहां तक आएगा? हर्षवर्धन तक, कि नहीं आएगा? फिर क्या आएगा? मध्यकाल, मध्यकाल में क्या आएगा? मुसलमानों का आक्रमण, कि नहीं आएगा? आधुनिक भारत में क्या आएगा? ओके, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं? पक्का? फिर इन्हें जानने के लिए हमने क्या क्या स्रोत, सबसे पहली बात तो जो सबसे पुराने हैं उनमें पत्थर वगैरह, गुफाएं वगैरह हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं बर्तन हैं, मूर्तियां हैं, घर हैं, ये चीजें हैं। फिर जो ऐतिहासिक काल आ गया तो हमारे पास पुस्तकें हैं, पुस्तकों में ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद है बौद्ध ग्रंथ, फिर जैन ग्रंथ, हाँ या ना? इसके अलावा कुछ और अदर किताबें हैं, जैसे हमने बताया था, बताओ कोई एक किताब दिल्ली नाम याद, आपके यात्री वगैरह हैं, हाँ या ना? गुरु चाणक्य द्वारा लिखी गई किताब अर्थशास्त्र, हाँ या ना? कलहण द्वारा राजतरंगिणी, पक्का? तो ऐसी किताबें हैं। इसके बाद में बाहर से आने वाले यात्री हैं और इनको हमें बारीकी से याद रखना है। अब आज से हमारी इतिहास की क्लास शुरू होती है। ओके, चलिए अब समझ में उनको बेहतर तरीके से आएगा जिनने कल की क्लास अटेंड की थी। नहीं तो वो लोग कहेंगे कहां के सर आप जो राष्ट्रकूट वंश पढ़ा रहे, कहां के चोल वंश पढ़ा रहे, हमारी समझ में नहीं आ रहा। तो हमेशा एक एक क्लास, लेकिन अब वो क्या है ना, 1 तारीख को सोमवार। अच्छा एक बात और सुनो, बहुत अच्छे से बनाए, नए लड़के भी आए हैं, पुराने भी आए हैं, बहुत अच्छे से। अभी हम किसी को डांट नहीं रहे, किसी को भटका नहीं रहे। क्लास में माहौल अच्छा, शिष्ट माहौल, सभ्यता भरा माहौल, लगे आप अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छा पढ़ेंगे तो हम अच्छा पढ़ा पाएंगे। अगर अदर क्लासेस जैसा ओवर कमेंट्स, क्लास का माहौल खराब, तो हम पर दूसरे टूल्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? और ये टूल्स मात्र दिखाने के नहीं है, ये कब एग्जीक्यूट हो जाए पता नहीं चलता। बस बाकी मामलों में हम बहुत सीधे साधे हैं। चलिए, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी, विदेशी साहित्य, इनको हम जब एक एक राजा का बात आएगी, अब यहां से हमें पढ़ना है। अब एक्चुअली अब हमारी क्लास शुरू हो रही है, समझ में आ रही बात? अब यहां से हम क्लास शुरू करते हैं। तो अब देखिए क्लास शुरू होती है, भारत का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। भारत के इतिहास को हम अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटेंगे। एक प्रागैतिहासिक काल या दूसरा और तीसरा। अब तीनों चीजें आपको पता है। हमने से प्रागैतिहासिक क्या कहा? इतना पुराना काल है कि जहां की पुस्तकें वगैरह तो लिखी ही नहीं, लोग लिखना पढ़ना जानते ही नहीं थे।
आदि मानव थे, इनके हथियार पत्थर वगैरह हमने इकट्ठे करे, गुफाओं में जो इनने चित्र बनाए उन्हें इकट्ठा किया और हमने पता लगाया कि मनुष्य कैसा रहा होगा। सुन रहे हो? अब यहां क्या आया? ये वो काल है जब मनुष्य ने लिखा तो है, लेकिन हम इसे आज तक पढ़ ओके। और ऐतिहासिक काल वो काल है जिसकी पुस्तकें उपलब्ध हैं, हम पढ़ भी पाए हैं और तिथि सहित सारी चीजें हमें पता है। चलिए फिर वही बात, अब प्रागैतिहासिक काल का वर्णन, अब पुरापाषाण काल, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और अच्छा, इन सारी तिथियों के बीच ईसा मसीह का जन्म है। तो अभी हम कर रहे हैं ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात। ईसा मसीह के जन्म से अज्ञात काल पता नहीं कितने साल पहले, लेकिन 8000 साल पहले तक देखें। फिर अरे क्लियर है? पक्का? पूरा पाषाण काल 8000 ईसा पूर्व तक, मध्य पाषाण काल आएगा 8000 से, क्लियर है? और ये 4000 से आएगा, क्योंकि 2500 के बाद अब शुरू होगी सिंधु घाटी सभ्यता। क्या शुरू होगी? अरे क्लियर है? समझ में आ रही बात? चलिए अच्छा, एक बात और, इतने पुराने इतिहास के बारे में कोई चीज परफेक्ट नहीं है, इनके बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों का मत है, और जो ज्यादा वैज्ञानिक कहते हैं, प्रमाणिक बातें कहते हैं, जो सिद्ध हो जाती है, उन्हें मान लिया जाता है। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल का वर्णन हमने कहा सिंधु घाटी सभ्यता हो, वैदिक सभ्यता में भी ऋग्वैदिक काल हो, इसके बाद ऐतिहासिक काल में प्राचीन भारत हो गए, मध्यकालीन भारत हो, क्लियर है? प्राचीन भारत का इतिहास, सबसे पहली बात महाजनपद काल, यहां जनपद छोटे छोटे एरिया बनेंगे। ओके, जब एरिया बनेंगे तो मगध साम्राज्य आएगा, मगध साम्राज्य आएगा तो हाँ ना, मौर्य वंश समाप्त होगा तो मौर्यों के बाद छोटे मोटे राजा आएंगे, वो समाप्त होंगे तो, और गुप्त के बाद क्या आएगा? हाँ ना, अब यहां से हमारी स्टडी शुरू हो गई है। आगे बढ़ते हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास, अब आएगा पूर्व मध्यकाल, फिर आएगा उत्तर मध्यकाल। अब देखिए पूर्व मध्यकाल में क्या होगा, यहां पर राजपूत राजा, पाल राजा, गुर्जरपति, हरवंश, चौहान वंश शासन कर रहे हैं। इनके बाद देखें दक्कन में कौन? चालुक्य, पल्लव, और दक्षिण भारत में चेर, पांड्य, चोल। ओके, जब ये शासन कर रहे हैं, और उसी समय अब देखें भारत पर आक्रमण हो गया मुसलमानों का। तो अब फिर हमने कल आपको बताया था, पहले कौन? मोहम्मद बिन, ओके, फिर आएगा लगभग महमूद गजनवी, फिर आएगा मोहम्मद गोरी के जो गुलाम हैं अब यहां पर बस जाएंगे, और अब वो जो राजपूत राजा हैं उनसे युद्ध करेंगे और उनसे भारत को छीन लेंगे। सुन रहे हो? तो अब शुरू हो जाएगा क्या? दिल्ली सल्तनत। सुन रहे हो? चौहान वंश और एक तरफ दिल्ली सल्तनत की लड़ाई होगी, ये समाप्त होंगे तो कौन आएगा? ओके, जबकि दक्कन में चल रहा होगा एक नया विजयनगर साम्राज्य, और दक्षिण भारत में फिर और नई चीजें आएंगी, देवगिरी के यादव, ये काकतीय वंश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सिक्के। अब देखें जरा, एक्चुअली अब इनकी परफेक्ट जानकारियां कहां से मिली हमें? सिक्कों से। पहले सिक्कों की कुछ जानकारी सुन लीजिए, फिर अपन मौर्य वंश वगैरह को अपन मगध शासन से आगे बढ़ाएंगे। देखिए जरा, सबसे पहली बात इसे कहा जाता है मुद्रा शास्त्र, जहां पर मुद्राओं का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन काल में सिक्के काय काय के होते थे? सोना के, चांदी के, तांबा, कांसा के, सीसा के। ओके, अच्छा, इसकी भी एक प्रोसेस है। पहले मनुष्य केवल पत्थर का उपयोग करना जानता था, पत्थर के बाद उसने तांबे का उपयोग करना सीखा, तांबे के बाद उसने उसमें सीसा मिलाया तो बन गया कांसा। क्या बन गया? तो पत्थर, तांबा, कांसा, फिर बहुत बाद में जाके उसे लोहे का ज्ञान हुआ। सुन रहे हो? यानी पहले, अच्छा
जो भी चीजें उपयोग करने से आज हम रह रहे हैं, रहने, खाने, पीने, उठने, बैठने, जो भी हम करते हैं, इन सब करने का ढंग कहलाता है सभ्यता। क्या कहलाता है? तो जब हम पाषाण का उपयोग करते थे, हम कहते पाषाणकालीन सभ्यता। सुन रहे हो? फिर आई सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता में ही आई ताम्र सभ्यता। सुन रहे हो? जब तांबे की खोज होगी तो तांबा प्लस पत्थर पहले से था, तो हमने क्या किया, पत्थर का हथियार है, हत्था बना लिया तांबे से, तो हो गई ताम्र पाषाण सभ्यता। ओके। फिर जब तांबा से क्या बना, कांसा, तो हमने कहा कांस्य युगीन सभ्यता। अब आई बात समझ में? चलिए, तो इतने सिक्के होते थे। अब बाद में भविष्य में कभी आक्रमणकारी आएंगे, हिंद यवन। कौन आएंगे? इंडो ग्रीक। और ये सिक्के का निर्माण कराएंगे, और इसका जो एक्चुअली अब सिक्के भारत में आएंगे, जिनका काम है इन पर तिथि मुद्रित करना, किसी का चित्र और तिथि। सुन रहे हो? कोई चित्र लगाना या तिथि बनाना, ये हमें किसने सिखाया? हाँ, आया ना? चलिए, सर्वप्रथम हिंदी यूनानियों ने ही स्वर्ण मुद्रा जारी की। इसके पहले भारत में स्वर्ण मुद्रा जारी नहीं होती थी, तांबे की होती थी, कांसे की होती थी। सुन रहे हो? तो पहली बार भारत में जो स्वर्ण मुद्रा आई, वो किसके समय आई? ओके। सर्वप्रथम शुद्ध स्वर्ण मुद्रा कुषाण वंश के राज, शुद्ध सोना, कोई मिलावट नहीं। सुन रहे हो? 3 प्रकार के सिक्के आएंगे। सबसे पहले सोने के सिक्के भारत में किसने चलवाए? हिंदी यूनानियों ने, इंडो ग्रीक राजाओं ने। नंबर 2, शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के राजाओं ने, जबकि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्त राजाओं ने। कौन ने? इनके सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी करने का एक मूल कारण यह है कि एक तो गुप्त वंश के राजाओं ने बहुत लॉन्ग टाइम शासन किया, और इनका एरिया भी बहुत बड़ा हो गया। सुन रहे हो? इसलिए एरिया बड़ा होने के कारण, उस लंबा समय शासन करने के कारण सिक्कों की संख्या बढ़ती गई। तो 3 टॉपिक आपको याद हो गए। सबसे पहले सोने के सिक्के हिंदी यूनानियों ने, शुद्ध सोने के सिक्के कौन ने? कुषाण वंश के राजाओं ने। तो सबसे ज्यादा सोने के सिक्के, जबकि शीशे की मुद्रा सातवाहन वंश के राजाओं ने। अब देखेंगे यहां से, अब देखो जरा, अब यहां से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आया था टॉपिक, अब आएगा डिटेल। प्रागैतिहासिक काल, ये लगभग मानव उत्पत्ति से 3000। अभी हम पढ़ रहे थे, याद रखना, हमने आपसे कहा था कि 8000 साल पहले तक पूर्व पाषाण काल। देखो अब कुल मिलाकर के ये ईसा मसीह का जन्म है। यहां से आपको याद हो, हमने कहा था 8000 साल पहले तक पूरा पाषाण काल, 4000 पहले तक मध्य पाषाण काल, और लगभग 2500 को लगभग हम कहते हैं 3000 ओवरऑल। तो यहां तक आप आ गए नव पाषाण काल, यानी ओवरऑल 2500 साल पहले तक कुल मिलाकर के प्रागैतिहासिक काल था। कोई डाउट? अरे कोई डाउट है? चलिए, अब यहां से आद्य ऐतिहासिक काल, वही लगभग 2500 साल पहले से 600 ईस्वी पूर्व तक। हाँ या ना? और ऐतिहासिक काल अब 600 से सारा का सारा ऐतिहासिक काल। अब आ जाते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या कहलाता है? एक ऐसा काल जिसकी कोई लिखित प्रमाण नहीं, कोई सबूत नहीं है लिखित। इतनी पुराने समय की बात कर रहे, जब मानव आदि मानव था। हाँ या ना? इस काल में मानव लेखन कला से अपरिचित था, अतः इस काल की जानकारी मात्र उस समय प्रयोग किए गए साधनों से, वो कैसे पत्थर इस्तेमाल करता था, कैसे कपड़े पहनता था, किन चीजों का इस्तेमाल करता था, वो चीजें आपको दबी मिल गई, इससे आपने अर्थ लगा लिया। समझ में आ रही बात? चलिए, इस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत
पाषाणकालीन सभ्यता आती है, क्योंकि इतने पुराने समय में मनुष्य केवल पत्थर का उपयोग करना चाहता है या ना। तो प्रागैतिहासिक काल को ही क्या कहा गया? पाषाणकालीन सभ्यता। पक्का? चलिए अब देखें आद्य ऐतिहासिक काल, फिर वही बात, इस काल की लिपि के साक्ष्य तो हैं, लिपि यानी लिखना, परंतु आज तक हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं, उसे पढ़ना कठिन है, दुर्बोध यानी कठिन। ओके, वह काल जब मानव लिपि से तो परिचित था, परंतु वह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इस काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। इस काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता आती है। समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है? इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के मकान, कहीं स्नानागार, कहीं तालाब, कहीं सड़कें, ईंटों का आकार आदि देख करके हम पता लगाते हैं कि उस समय मनुष्य का जीवन कैसा रहा होगा। समझ में आ रही बात? उसने लिखने का प्रयास तो किया है, लेकिन आज तक हम पढ़। चलिए ऐतिहासिक काल, फिर वही बात, अब नया युग आ गया है, मनुष्य लिखने से परिचित हो गया, तिथियां डालने लगा, डेट डालने लगा। सुन रहे हो? और हमने वह लिपि पढ़ी भी है। इस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब दोबारा से अब हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। अभी मात्र हमने पढ़ी थी डेफिनेशन। क्या पढ़ी थी? अच्छा, मन लगा के पढ़िएगा, यहां से क्वेश्चन आएंगे आपके। देखें, भारतीय पाषाण काल को मानव द्वारा उपयोग किए गए पत्थर के औजारों के स्वरूप और जलवायु के परिवर्तनों के आधार पर 3 भागों में बांटा है। पहला, अब देखो जरा, अब पहली बात, पाषाण काल को किसने खोज करी, पहले तो हमें यह जानना है। सबसे पहली बात, जब पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई तो धीरे धीरे मनुष्य का ध्यान गया कि आज तो ठीक है अपन ऐसे रह रहे हैं, पहले कैसे रहते थे ये पता कैसे चले। तो उसने क्या किया, पुरानी चीजों को कलेक्ट करना शुरू किया। हाँ है ना? पुरानी चीजों को कलेक्ट करना शुरू किया। ऐसे विभाग को कहा गया पुरातत्व विभाग। क्या कहा गया? कनिंघम को प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। यानी इतनी पुरानी चीजों का जो सबसे पहले कलेक्शन शुरू किया वो कौन ने किया? कनिंघम ने। कौन ने? भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता माना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम। देखो ना, क्लियर है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करती है। प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन की दृष्टि से पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण। अब देखो जरा, इनको अध्ययन की दृष्टि से पहले हम खुद अर्थ पता लगाएं। पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल एक ऐसा समय जब मनुष्य में अक्ल नाम की चीज नहीं थी। वो क्या करता था, जैसे कोई नुकीला पत्थर चाहिए तो पत्थर ढूंढता था कि हमें नुकीला पत्थर मिल जाए और हम शिकार कर लें। और एक ही साधन मात्र, शिकार, इसके अलावा कुछ करना नहीं जानता। आग जलाना नहीं जानता था, पत्थर को तोड़ना फोड़ना नहीं जानता था। सुन रहे हो? तो मात्र एक ही साधन उसके पास जीविका का था कि वो क्या करे, शिकार करे। और यदि कुछ चीजें जंगल की, कुछ फल फूल मिल जाए या उसे कोई शिकार मिल जाए तो उसे संग्रह कर ले, कलेक्ट कर ले और कल के लिए खाने के लिए रख ले। इतना बस मात्र था। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? मध्य पाषाण काल में सबसे पहली बात तो उसने क्या किया, पत्थरों को ठोका पीटा कि ये पत्थर कैसा बन जाए, नुकीला। जब उसने पत्थर को ठोकना शुरू किया, तोड़ना शुरू किया, तो उसे पता चला कि तोड़ते समय उसमें चिंगारी निकल रही। तो एक बात तो उसने औजार बनाए। औजार क्या कहलाते हैं? औजार में और पत्थर में अंतर है। पत्थर जो सीधा आपने उठाया और दे मारा वो पत्थर है। औजार वो है जिसे आपने बनाया है, जिसे। तो उसने क्या किया, ठोक पीट करके अब उसने ऐसा हथियार बनाया जिसमें आगे नुकीला और यहां था हत्था, और अब उसने शिकार पर फेंकना शुरू किया। इसे कहा गया कुल्हाड़ी। क्या कहा गया? हाँ या ना? तो सबसे पहले मनुष्य ने कुल्हाड़ी बनाया। कुल्हाड़ी बनाते बनाते उसे एक बात और ज्ञान हो गया कि जब पत्थरों से पत्थर को टकराया जाता है तो आग। हाँ या ना? तो सबसे पहला, सबसे क्रांतिकारी आविष्कार का हो गया आग।
काय का? जैसे ही आग का आविष्कार हुआ वो भोजन को पकाकर खाने लगा। अब भोजन को उसने पकाया, कई सारे जो कंदमूल फल लाता था, जो वो कहीं से जंगलों से फल ले आता था, शिकार करके मांस ले आता था, अब एक जगह उसने पकाया, कुछ अध बचा भोजन उसका रह गया तो उससे आसपास के जानवर आने लगे। तो कुछ कुत्ते जैसे जानवर जहां उन्हें भोजन मिलता तो वहीं पर निवास करने लगे और इस तरीके से उसने जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया। हाँ या ना? कुछ चीज जो फल फूल वो लाया, आसपास फेंके, उनसे पेड़ पौधों का उगना शुरू हो गया और इस तरीके से उसे खेती का ज्ञान हो गया। जब एक तरफ खेती आ गई, जानवर पालतू हो गए, तो वो एक जगह स्थायी निवास बना करके रहने लगा और रहा कहा? नदियों के किनारे। अब नदियों के किनारे क्यों रहा? नदियों के किनारे दो बातें। सबसे पहली बात तो उसे पानी की सुविधा थी। अब उस समय पाइपलाइन तो थी नहीं कि वहां से पाइपलाइन आ जाए, वो मोटर पंप रख दो। उसे पानी के लिए हमेशा एनी टाइम पानी चाहिए, तो कहां जाता था? नदी। तो नदियों के किनारे रहने लगा। समझ में आ रही बात? इसलिए उस समय के जो भी आपको नगर गांव मिलेंगे वो नदियों के किनारे मिले। ओके। अब इस पूरी प्रोसेस के दौरान उसने जब पत्थरों को तोड़ा तो कुछ उसे गोल पत्थर मिले और गोल पत्थर उसे लुढ़कते नजर आए और इस तरीके से एक क्रांतिकारी चीज और आ गई, पहिया। क्या आ गया? पहिए का आविष्कार हो गया। इससे उसे क्या आसानी हो गई कि अगर दूर कहीं शिकार करता तो पहिए पर लाद करके ले आता। अब वो स्थायी निवास हो गया, अब उसे कहीं जाना नहीं था। समझ में आ रही बात? बस इन्हीं चीजों को वो अपन आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल में पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब पूर्व पाषाण काल सबसे पुराना आदमी, सबसे आदि मानव, सब जीविका का आधार क्या है? शिकार। और शिकार के अलावा फल मिल जाए, मांस मिल जाए, या जमीन से खोदे हुए फल, कंदमूल जो जमीन से खोदे जाते हैं, इन्हें खोदना जानता था, ये पेड़ों से गिरे हुए फलों को खाना जानता था। ये दो मात्र भोजन, जैसे जानवर होते हैं केवल भोजन आधार है, ऐसे जीवन का आधार क्या है? भोजन। जीवन का आधार, इसके अलावा कुछ नहीं। तो भोजन में क्या? या तो शिकार मिल जाए, सुन रहे हो, और या फिर हाँ या ना? धीरे धीरे करके उसका दिमाग विकसित हुआ और अब क्या किया उसने? अब उसने जो शिकार करने के लिए जो पत्थर फेंक रहा था उसे पेना करना शुरू किया, नुकीला करना शुरू किया। और जब उसने हथियार बनाया तो एक तरफ नुकीला बनाया और उसने ये अनुभव किया कि अगर हत्था बना लो तो ज्यादा दूर तक जाएगा। अगर हत्था बना लो तो उसने अपने हथियार में हत्था बना लिया और ये हथियार कहलाया कुल्हाड़ी। क्या? आवाज नहीं आ रही है? अरे क्लियर है? अच्छा, इसी दौरान क्या हुआ? जब वो पत्थरों को काटता तो पत्थरों को कहां से काटना है वो निशान लगाने लगा। पत्थर से पत्थर पर क्या बनाने लगा? निशान। एक और चीज आ गई उसके अंदर कि अगर हम पत्थर पे चाहें तो कुछ बना सकते हैं, पत्थर से पत्थर घिस करके हम उकेर सकते हैं। तो पहली बार उसने चित्र बनाना सीखी और उसने क्या किया? सब उस समय की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं, और उसने गुफाओं में चित्र बनाना शुरू कर दिया। इस टाइप के नहीं, आज जैसे विकसित चित्र नहीं। समझ में आ रही बात? लेकिन उसने अपनी समझ के अनुसार क्या बनाए? चित्र। तो पहली बार उसने चित्र बनाना सीखा। एक्चुअली चित्र बनाना कहां से आ गया? हथियार बनाने के चक्कर में पत्थर से पत्थर पर जब उसने निशान बनाया तो उसे पता चले कि निशान बन जाएगा। अब यही बात, औजार बन गए, कुल्हाड़ी बन गई और यहीं से शुरू हो गया पशुपालन। क्यों? क्योंकि अब फिर वही बात, अब उसे ज्यादा दूर शिकार करने नहीं जाना पड़ता। एक स्थान पर वो शिकार करता, भोजन करता और जो बचा हुआ मांस और फल रह जाते, इससे आसपास के जानवर आकर्षित होने लगे भोजन के लिए और उसके घर के जहां उसका निवास स्थान था वहां पर आसपास निवास बनाकर रहने लगे। तो कुछ जानवर उसके उपयोगी हो गए, खासतौर पर जैसे वो निवास कर रहा है और वहां पर कुत्ता जैसा जानवर आया, उसने खाना खाया और रात में वो उसे संकेत देने लगा। अगर कोई जानवर आया तो वो भौंक करके क्या देने लगा? संकेत। इससे मनुष्य को यह बात पता चल गई कि आसपास कहीं खतरा है। समझ में आ रही बात? तो अब क्या हुआ?
और विकसित हुआ, नया पाषाण काल आ गया, नवपाषाण काल। अब इस काल में देखो औजार बनाने के साथ अगला आग का आविष्कार। नवपाषाण काल क्यों कहा गया? आग के आविष्कार के कारण ही नवपाषाण काल का एक नया युग आ गया। आग का आविष्कार होते ही नया युग आ गया। कुत्ता पालतू हो गया। सबसे पहला जानवर क्या पाला? कुत्ता। क्योंकि कुत्ते में एक गुण पाए गए कि वो ऑटोमेटिकली पालतू हो गया। समझ में आ रही बात? क्या हो गया? हाँ ना, पहिए का आविष्कार हो गया और फाइनली पशुपालन प्रारंभ हो गया। कृषि, हाँ ना। अब क्या हुआ देखिए जरा, जैसे कृषि उसने शुरू करी, अब कितनी सारी चीजें हो गई। एक तो उसे दूर कहीं जाना नहीं, अब उसे बार बार कहीं भागना नहीं, एक जगह रहा। कुल्हाड़ी का आविष्कार हो गया, आग का आविष्कार हो गया, पहिए का आविष्कार हो गया। सो यहां अपने घर पे क्या लाने लगा? वो शिकार लाने लगा। तो क्या हुआ? एक ही जगह पर बहुत सारे मनुष्य रहने लगे, हाँ ना। तो अब क्या करने लगा? वो जिन जानवरों को खाता, उन जानवरों की खाल को वो कपड़ों की तरह लपेटने लगा। यानी पहली बार उसने पेड़ों के पत्ते, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल, इनसे अपने शरीर को ढकना शुरू किया और यह कहलाया वस्त्र पहनना। क्या कहलाया? यानी पहली बार उसने वस्त्रों का उपयोग किया, हाँ या ना। और आगे बढ़े। अब जब भैया कृषि होने लगी तो अभी तक भोजन में क्या कर रहा था? मात्र मांस और कंदमूल, हाँ या ना। पहली बार उसने मांस, कंदमूल के अलावा अनाज, और अनाज के साथ दूध। क्यों? क्योंकि जब जानवर पालतू हो गए तो उसे यह भी ज्ञान हो गया कि जानवरों का दूध खाने लायक है, तो अपने भोजन में दूध का उपयोग भी करने लगा। ये प्रश्न आते हैं परीक्षा में कि मनुष्य ने दूध का उपयोग करना कब सीखा? नवपाषाण काल में। कब सीखा? अरे क्लियर है? तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन? पूर्व पाषाण काल और, अरे क्लियर है? अब देखिए, पूर्व पाषाण काल में मात्र शिकार और कंदमूल फल खा रहे हैं। मध्य पाषाण काल में मोस्टली आपका कुल्हाड़ी बन गया है, कुल्हाड़ी बन गया है, और मुख्य तौर पर चित्र बनाना। अब यहां से सबसे बढ़िया आविष्कार हुआ गायका, आग का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, स्थायी निवास। सो कृषि आ गई, वस्त्र पहनना आ गए, हाँ या ना। और भोजन में अनाज आ गया और दूध आ गया। और अभी के अभी आप ये लिख के देखो कौन से चीज में कौन कौन, ये बहुत बारीक पीएससी जैसी परीक्षाओं में आते हैं। जल्दी लिखेंगे आप। आप लिखिए, पूर्व पाषाण काल में मात्र शिकार और कंदमूल फल। मध्य पाषाण काल में सीधा लिखिए औजार का निर्माण, और औजार में भी कौन? कुल्हाड़ी और चित्र बनाना। मध्य पाषाण काल, भीम बेटिका इसका उदाहरण है, भीम बेटिका की गुफाएं इसका उदाहरण है। और नव पाषाण काल में सारी चीजें भर दीजिए। कौन कौन? आग का आविष्कार, स्थायी निवास, कृषि। चलो अब यहां देखो सारे लोग, हो गया। चलो सब लोग सामने देखो। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटिका प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। यूनेस्को ने इसे अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल किया। कहां स्थित है? रायसेन, हाँ या ना। अब देखें, ताम्र पाषाण काल। जब ये नव पाषाण काल आ गया, अब नव पाषाण काल खत्म होने वाला है और सिंधु घाटी सभ्यता शुरू होने वाली है। एक समय खत्म हो रहा है, एक समय शुरू हो रहा है, और इन दोनों के कपलिंग पॉइंट पर, ज्वाइंट पॉइंट पर एक नई चीज का खोज हो गई। वो हो गई तांबे की। कहेगी
हाँ या ना? और इसे कहा गया ताम्र पाषाण काल। क्या कहा गया? नव पाषाण काल के बाद मनुष्य ने पत्थर के साथ तांबे का प्रयोग किया, अतः इसे ताम्र पाषाण युग कहा गया। सर्वप्रथम मनुष्य ने धातुओं में तांबे का प्रयोग किया। तांबा, फिर शीशा, फिर तांबा धन शीशा बराबर कांसा, और बहुत बाद में लोहा, बहुत बाद में। अरे क्लियर है? देखे, नव पाषाण काल का अंत होते होते धातुओं का इस्तेमाल होने लगा। धातुओं में सबसे पहले तांबे का उपयोग हुआ। चूंकि इस काल में पाषाण के साथ तांबे का प्रयोग होने लगा, अतः इसे ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति या सभ्यता कहा जाता है। कोई डाउट? इस ताम्र पाषाण काल के लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे भैया, नगरीय नहीं थे। नगर यानी विकसित गांव, कुछ लोग इकट्ठे रहने लगे, गांव देहात टाइप के बन गए। तो ये सभ्यता ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण। कैसी थी? इस काल में वृषभ धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक था, यानी बैल को लोग धार्मिक संप्रदाय के रूप में जानने लगे थे। ताम्र पाषाण स्थल में सबसे उत्खनन ग्रामीण स्थल नावदा टोली है। ये याद कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर कभी पूछा जाए कि ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता में सबसे प्रमुख स्थल कौन सा मिला है, कौन मिला है? नावदा टोली। कौन मिला है? अरे क्लियर है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखें जरा, अब प्रागैतिहासिक काल का विभाजन पाषाण काल था। अब देखो जरा, इसको अब हमने क्या किया? अब नए तरीके से डिवाइड किया। एक हमने कह दिया पाषाण काल, वही 3 भाग, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव। तो अब हमने एक इन तीनों का ग्रुप बना दिया, कह दिया पाषाण काल। क्या कह दिया? इसमें 3 पाषाण है, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण। क्लियर है? और अब आ गया है धातु युग। क्या गया? अब मनुष्य धातु का उपयोग करने जानने लगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पाषाण युग सब कुछ पढ़ चुके, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। सुनना ध्यान से, अगर आप बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे हैं तो देखो जरा। पुरा पाषाण काल के बारे में हम पढ़ चुके कि आखेटक माने शिकार, हाँ ना, शिकार और कलेक्ट करना। मध्य पाषाण काल में पशुपालन, हाँ ना, और औजार बनाना। नव पाषाण काल में पहिया, कृषि का आविष्कार, हाँ ना, और स्थायी आवास। सब चीजें क्लियर। अब इसमें नई चीज क्या है? नई चीज ये है कि तुम्हें खोजकर्ता का नाम याद करना है। अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो आप देखें, पुरा पाषाण काल के खोजकर्ता है रॉबर्ट ब्रूस। सुन रहे हो? मध्य पाषाण काल के हैं जॉन एवांस। सुन रहे हो? और नव पाषाण काल के हैं डॉक्टर प्राइमरोज। लिख के देखो, तीनों के नाम लिख के देखो। रजिस्टर तो एनी टाइम खुला होना चाहिए, पेन अच्छा गाढ़ा वाला, बिल्कुल लिख, पॉइंट रखो तो दिखे। ये 3 चीजें आपको याद होना चाहिए। पुरा पाषाण काल के खोजकर्ता रॉबर्ट ब्रूस हैं, मध्य पाषाण काल के हैं जॉन एवांस, ओके, और नव पाषाण काल के हैं डॉक्टर प्राइमरोज। आगे अब देखो जरा, अब हम बात कर लें धातुओं की। सबसे पहली बात, तांबे का प्रयोग। काय का प्रयोग? तांबे का प्रयोग काय के साथ? पत्थर के साथ, हाँ या ना। अब आगे क्या आ गया? कांसा, हाँ या ना। तांबे के साथ टिन, सॉरी टिन था, हमने शीशा बोल दिया था, सॉरी। तांबा धन टिन। अब इससे बनने लगा क्या? कांसा। और इस समय आ गई सिंधु घाटी सभ्यता, यानी इसी को कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम है कांस्य युगीन सभ्यता। क्या? अरे क्लियर है? और जब तक लोहे का आविष्कार हुआ तब तक आ चुका था वैदिक काल। क्या आ चुका था? अतः लोगों ने लोहे के हथियार, तीर कमान आदि बनाना शुरू कर दिए। समझ में आ रही बात?
लोहे के आविष्कार के साथ हथियार बनना तेज हो गए, अतः वैदिक काल में युद्धों की संख्या भी बढ़ गई। सुन रहे हो? फुर्सत थे जब युद्ध हथियार हैं तो क्या करें, चलो लड़ो। हाँ ना? तो ये तीन, पहला केवल तांबा, ताम्र सभ्यता, ताम्रपाषाण, फिर आ गया कांस्य युग, फिर आ गया लोह युग। तो ये धातु से संबंधित था। हाँ है ना? एक एक बात बहुत बारीकी से आना चाहिए। आगे, पत्थर के टुकड़ों से निर्मित घरों को शैलाश्रय कहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता। अब हम प्रागैतिहासिक काल पढ़ चुके हैं, प्रागैतिहासिक काल पढ़ चुके हैं। प्रागैतिहासिक काल के बाद आया था ताम्रपाषाण काल। क्या आया था? ताम्रपाषाण काल के बाद हम सीधा कहां गए? सिंधु घाटी। आद्य ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल में दो चीजें पढ़ना है। क्या क्या? सिंधु घाटी सभ्यता और, अरे क्लियर है? अच्छा, भारत के नक्शे में यदि आप देखोगे, भारत के नक्शे में यहां से सिंधु नदी निकली है और यहां आकर के सिंधु नदी गिरती है। यहां पर चिनाब है, कहीं रावी है, कहीं व्यास है। ये पूरा का पूरा पंच नदियों का एक एरिया है। और चूंकि यहाँ नदी बड़ी थी सिंधु, तो यहाँ पर लोग जो गांव बनाकर रहने लगे इस नदी के पास, इस नदी के पास, यहाँ पर जितने गांव ओवरऑल एरिया में, या ये भारत इस तरफ क्या है? पाकिस्तान। इस पूरे एरिया में जितने गांव बसे, जितने नगर बसे, इस सभ्यता को कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता। क्या कहा गया? इसका मतलब ये नहीं है कि हर गांव केवल सिंधु नदी के किनारे था, नहीं। सिंधु नदी के किनारे नहीं, बल्कि इसकी सहायक नदियों के किनारे भी गांव बस गए थे। हाँ या ना? और एक्चुअली ये गांव से बड़ी चीजें बसी और इन्हें कहा गया नगर। क्या कहा गया? तो सबसे पहली बात तो इस सभ्यता के आते आते कांसा का उपयोग, और नगर से क्या बन गए? सॉरी, गांव से क्या बन गए? अरे क्लियर है? अब नगर क्यों कहा गया नगर? देखिए, जहां पर केवल घर हो, अव्यवस्थित हो, पता नहीं कहां से गली गई है, वो है गांव। लेकिन जब कभी ऐसी चीजें हो कि गली है, गली के दोनों तरफ घर बने हैं, व्यवस्था है, एक रूट क्लियर है, वो कहलाते हैं नगर। नगर होते हैं व्यवस्थित, गांव होते हैं अव्यवस्थित। हाँ है ना? आप गांव में देखते जिसको जहां जमीन मिल गई वहीं पर अपनी अटारी खड़ी हो गई। शहर में होता है ऐसा। तो नगर में और गांव में यही अंतर है। तो ये नगरीय सभ्यता थी। अब चूंकि नाम आ गया नगर, जब नाम नगर आ गया तो निश्चित तौर पर है कि अब मनुष्य इतना सभ्य हो गया है कि घर बनाना सीख गया है, सड़कें बनाना सीख गया है, सड़कें कैसी होना चाहिए, घर कैसे होना चाहिए, पानी की निकासी कैसे होना चाहिए, ये सारी चीजें उसके दिमाग में आ गई। ओके, चलिए अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से है। यानी आदि मानव के जस्ट बाद आई थी सिंधु घाटी से, और इसका समय लगभग 2500 साल पहले, कुछ लोग 3000 साल पहले, कौन? ईसा मसीह के पहले 3000 ईसी पूर्व मानते हैं, कुछ लोग इसे 2500 ईसी पूर्व मानते हैं। हाँ या ना? और 2500 से लगभग 1500 ईस्वी पूर्व तक रही, लगभग 1000 साल लगभग ये सभ्यता चली। लेकिन और मतलब इस जैसी सभ्यताएं और भी थी, जैसे मोसोपोटामिया की सभ्यता, नील नदी के तट पर मिस्र की सभ्यता, हांगो नदी की सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता 2350 ईसा पूर्व से लगभग 1750। हाँ या ना? अरे क्लियर है? यहां शब्द आता है लगभग। क्या आता है? तो इसे ओवरऑल अराउंड आप 2500 साल पहले मानोगे आप। ठीक है, यह एक विकसित संस्कृति थी। विकसित क्यों? अब मनुष्य बहुत विकसित हो गया है, विकसित संस्कृति है। प्राचीन सभ्यताओं के क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार सबसे अधिक था। क्यों? क्योंकि सिंधु नदी में कई नदियां आकर मिली थी, जो एरिया बड़ा था, और सभी नदियों के किनारे मतलब कई गांव बस गए थे, कई नगर बस गए थे, तो इसका एरिया भी बहुत बड़ा था। यानी जितनी सभ्यता उस समय पनपी, उनमें सबसे बड़ी सभ्यता कौन थी? सिंधु घाटी सभ्यता।
कौन थी? जबकि चीन के पास थी हांगो सभ्यता, नील नदी के पास थी मिस्र सभ्यता, हाँ या ना? देखें, इस सभ्यता का श्रेय मिस्र एवं मेसोपोटामिया क्षेत्र इन दोनों से बड़ा था। इस सभ्यता का समूचा क्षेत्र त्रिभुजाकार था। कैसा था? हमने अभी आपको बताया था कि ये एरिया यदि हम पेन से कवर करें तो इस तरीके से एक त्रिभुज बन रहा था। समझ में आ रही बात? क्योंकि नदियां ऐसी निकली थी और यहां पर नगर बसे थे। अगर आप इसे घेरना चाहें तो ऐसा त्रिभुज आकार का क्षेत्र था। और आज के वर्तमान में बात करी जाए तो इसके कुछ नगर आते हैं भारत में, कुछ नगर हैं पाकिस्तान। कहां है? अरे क्लियर है? चलिए, तो इसका आकृति आपको पता चल गई कि नहीं चल गई है? इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहेंगे आप, इसे नगरीय सभ्यता कहेंगे आप, और दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता। समय क्या देंगे आप इसे? लगभग 2500 साल पहले। और यदि करेक्ट आपको टाइम देना हो तो 2350। क्या? लेकिन 2350 क्या? ईसवी पूर्व लगाना है। चलो खोज। सर्वोच्च ने 1826 में हड़प्पा नामक स्थल पर किसी सभ्यता के दबे होने की बात कही। अब सब लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर जब गांव पहले थे तो ये दब कैसे गए? कई बच्चों के मन में आता है कि सर जैसे दमू है, ये दमू है, हो सकता बन ना रहे, लेकिन दमू तो दिखेगा बाद में सबको कि घर थे, मकान थे। लेकिन दिक्कत ये है कि ये एरिया पूरा नदियों से घिरा था। कैसे घिरा था? नदियों से घिरा होने के कारण सोचिए कितने साल पहले, 3000 साल तो ईसा मसीह के पहले, और 2000 साल जो हो गए, कितने हो गए? 5000। 5000 साल में बाढ़े आने दो, पानी आने दो, तो एक समय ऐसा आया कि जब ये गांव के गांव बाढ़ वगैरह में का हो गए, तब इनके ऊपर मलमा जम गया। समझ में आ रही बात? और जब लोगों को लगा कि यहां गांव होना चाहिए और वहां खुदाई की गई तो घर निकले, मकान निकले, गांव निकले, नगर निकले। सुन रहे हो? ये बात आपको समझ में आ रही है? चलिए, दबे होने की बात कही, लेकिन इनने खोज नहीं करी, इनने बताया 1826 में इन्हें लगा कि यहां पर कोई हड़प्पा नामक गांव, सॉरी नगर होना चाहिए। सुन रहे हो? और इस पर काम कौन ने कर दिया? दयाराम साहनी। कौन ने? कब कर दिया? अरे क्लियर है? चलो, ये पहले कही गई थी बात, दबी रही। फाइनली 21 और 22 तक आते आते राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खोज कर। सो वहीं पर एक नगर मिल गया, हड़प्पा। क्या मिल गया? हाँ या ना? और एक नगर राखलदास बनर्जी को मिल गया। कौन सा? आवाज नहीं आ रही है? अरे क्लियर है? बात समझ में आ रही है? पक्का? अब देखें, एक दयाराम साहनी ने सबसे पहले खोज कर दी। अब चूंकि सबसे पहला नगर कौन खोजा गया? हड़प्पा। क्या खोजा गया? तो इसी का नाम रख गया हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम रख गया? अरे क्लियर है? पहला नगर हड़प्पा होने के कारण। क्लियर है? चलिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने, जबकि इसका पुरातत्व विभाग से संपर्क कराया सर जॉन मार्शल ने। कौन ने? लेकिन खोज कौन ने करी? दयाराम साहनी। अरे क्लियर है? ठीक है, आगे। प्रथम ज्ञात स्थल हड़प्पा कौन ने खोज करी? दयाराम साहनी। सबसे बड़ा स्थान, सबसे बड़ा जो नगर मिला वो कौन मिला? दो बातें अलग अलग हैं। पहला नगर मिला हड़प्पा, लेकिन सबसे बड़ा नगर, बारीक अंतर आएगा। सबसे बड़ा नगर कौन मिला? क्लियर है? और ये खोज कौन ने करी थी? राखलदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। नामकरण। सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल की खोज के करने से क्या कहा गया? अरे क्लियर है? चूंकि नगर ज्यादा थे, नगरीय सभ्यता। कांसे का उपयोग था? कांस्ययुगीन सभ्यता। तो 3-4 नाम हो गए। देखो, सिंधु नदी के किनारे होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था, अतः इसे क्या कहा गया? नगरीय सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता कह लो, सिंधु घाटी सभ्यता कह लो, कांस्य युगीन सभ्यता कह लो।
समझ में आ रही बात? नगरीय सभ्यता कह लो, ये सब इसके नाम है। ओके, प्रथम कांस युगीन सभ्यता, आदि ऐतिहासिक सभ्यता। कोई नई बात? अरे बताइए, कोई नई बात? सारी चीजें आपको पता हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रजाति, यहां पर कौन से लोग निवास करते थे? देखें, प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर पता चलता है कि इस सभ्यता की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी, यानी यहां पर कोई एक प्रकार का मनुष्य नहीं रहता था। मिश्रित लोग थे जिनमें कम से कम 4 प्रजातियां, देखें जरा, उस समय बहुत पुराने नाम दे, एस्ट्रोलाइट, प्रोटोएस्ट्रोलाइट, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलाइट। इनको याद नहीं करना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इतने प्रकार के मनुष्यों की जातियां यहां पर रहती थी। मोहनजोदड़ो के अधिकांश निवासी जो थे वो भूमध्य सागरीय थे। क्लियर है? चलो, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता, अब कहा जाता है कि आखिर इस सभ्यता का निर्माण, इस सभ्यता का जन्मदाता कौन है? सुन रहे हो? अब फिर वही बात, परमानेंट साक्ष्य तो कुछ नहीं, अलग अलग विद्वानों ने साक्ष्य दिए, अपने तर्क दिए अपने। देखें, डॉक्टर लक्ष्मण सोम के अनुसार आ रहे हैं, गार्डन चाइल्ड हिलर के अनुसार सुमेरियन लोग हैं, राखलदास बनर्जी कहते हैं कि द्रविड़ जाति के लोग इस सभ्यता के जन्मदाता हैं। समझ में आ गई बात? कुछ कह रहे हैं आ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं आ रहे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अब यहां से आपकी बात चालू होती है, यहां से परीक्षा में बहुत बारीक क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ रही बात? देखो जरा, क्या सबसे पहली बात जो आपको पता है, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगर सभ्यता थी, है ना? अब सुनो जरा, कुछ चीजें आप सुन लें। इन्हें नगर क्यों कहा गया? सबसे पहली बात तो ये आकार में बड़े थे, आकार में। और इनने क्या किया था कि ये जो सड़कें हैं ये समकोण पर बनाई, इन पर किनारे किनारे बनाए मकान। क्या बनाए? मकान पक्की ईंटों से बने थे। ये पूरा गांव, आगे भी जाकर फिर आपको एक चौराहा मिल जाएगा, फिर यहां पर मकान। तो ये सड़कें थी। सड़कों में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि ये लोग इस बात को समझ गए थे कि हमें नाली व्यवस्था बनाना है, क्योंकि इस सभ्यता में सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे अपन अपने घर में सबसे इंपॉर्टेंट बनाते ना बैठक रूम, घर में बाकी सब कमजोर रूम, लेकिन रिश्तेदार आए तो बैठक रूम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाँ या ना? इस सभ्यता के लोग बनाते थे स्नानागार, नहाना। नहाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट, जितनी ताकत लगाना है, जितना पैसा लगाना है, सबसे जिसके घर में जितना अच्छा स्नानागार वो उतना बड़ा आदमी। यानी इस सभ्यता में घरों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? स्नानागार। एक बात। दूसरी बात यह है कि इस सभ्यता के लोग पूजा पाठ करना जान गए थे, तो कुछ तिथियों पर पूजा पाठ करना, ये काम जैसे अजयपन कर लेते ना, पूजा पाठ करते हैं, भैया आज अमास है, आज पूनो है, आज फलानी तिथि है, तो सब लोग क्या करते हैं? स्नान करने जाते हैं। तो यहां पर हर गांव में एक ओवरऑल बहुत बड़ा स्नानागार बनाया जाता था। ये पूरे नगर का एक स्नानागार होता था, पूरे नगर का। वहां पर सारे लोग स्नान करने जाते थे, और घर में तो एक स्नानागार इंपॉर्टेंट होता ही था। अब जब स्नानागार है तो निश्चित तौर पर है, पानी निकलने की व्यवस्था के लिए क्या थी? नाली। क्या थी? हाँ या ना? सिंधु घाटी सभ्यता के नगर 2 टीलों में बटे होते थे। एक टीला था जहां पर सामान्य लोग निवास करते थे, और एक टीला ऐसा था जहां पर प्रशासनिक लोग निवास करते थे, यानी इन गांव के जो कार्यालय, जैसे अपन कहें ग्राम पंचायत, हाँ या ना? सुरक्षा से संबंधित चीजें। समझ में आ रही बात? ये चीजें थी। तो गांव जो था वो 2 टीलों में बटा हुआ था। पहली बात तो खिंच के बैठ जाए सारे लोग, एक बात अपने मन में बसा लू, अगर आज आप इन्हें सुनने में बोर हो रहे हैं तो आपको क्लास छोड़ देनी चाहिए, पैसा समय दोनों बचाओ आप। अगर आप तैयारी करने के लिए आए हैं तो आपको यह सोचना चाहिए कहीं कोई शब्द चूक ना जाए और ऐसा ना हो एग्जाम में आ जाए। आपके 2 ही रास्ते हैं, या तो आप इस फील्ड में ना आए, आप घर में रहें,
और अगर इस फील्ड में आए हैं, देखिए हमें 12 साल हो गए कोचिंग पढ़ाते पढ़ाते, हमने कई लड़के लड़कियों को देखा है, एक आध 2 महीने के लिए क्लास आते हैं, हम बोर हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, ये सब नाटक चेटक चलते हैं, अब इस महीने नहीं जाएंगे, अब अगले महीने जाएंगे, आपकी जिंदगी टोटल फ्लॉप, अब कोई एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। अगर आपको कोई एग्जाम निकालना है तो ये आपकी रुचि के अनुसार नहीं है कि आप इसमें बहुत आनंद आए, कोई चुटकुला नहीं है, आपको यहां पर इंटरेस्ट लेना होगा, और आप जितना बढ़िया इंटरेस्ट लेंगे आपकी जिंदगी, आप जैसे जैसे इंटरेस्ट लेंगे आपका उतना बड़ा टेस्ट निकलेगा, जितना बड़ा टेस्ट निकलेगा आपकी जिंदगी उतनी ब्राइट होगी। समझ में आ रही बात? और अगर आप उन्नीदे रहते हैं, आप बोर हो रहे हैं, तो आपके लिए हमारी क्लास में कोई जगह नहीं। बस आप इतना समझ लीजिए। देखें आप, तो ये सारी चीजें आ गई। अब इन्हीं चीजों को थोड़ा सा अपन आगे बढ़ाते हैं। देखो आप, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता इनकी नगर योजना एवं जल निकास प्रणाली। देखो जरा, सबसे प्रमुख विशेषता एक तो नगर है, और नगर में सबसे पहले क्या है? पानी निकलने की व्यवस्था। अच्छा, इनने एक व्यवस्था और करी, इनके जो मकान थे वो सड़कों के किनारे तो थे, लेकिन इनने अपना मुख्य दरवाजा सड़कों की ओर नहीं रखा। हाँ है ना? इनका दरवाजा हमेशा मुख्य द्वार कहां होता था? सड़कों के पीछे। समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है? पक्की ईंटों के मकान पर। ओके? नगर एक निश्चित योजना के अनुसार बनाए गए, ऐसा नहीं जिसको जहां जगह मिली सो घर बना लिया, नहीं। पूरा नगर आयताकार खंड अभी बनाए थे हमने कि नहीं बनाए थे? आयताकार खंड बनाए थे, और बीच में सड़कें हैं, समकोण पर बिल्कुल परफेक्ट एक दूसरे को काट रही हैं। देखें, प्रत्येक खंड में अनेक गलियां हैं, लेकिन कैसी है? नगर की सफाई का अच्छा प्रबंध है। देखो नालियां है ना, नाली है तो सफाई है। हाँ या ना? आगे बढ़ते बोलो आप लोग। पानी को बाहर निकालने के लिए नालियां हैं, कूड़ा डालने के लिए कूड़े दान है। हाँ या ना? आगे मकानों के निर्माण में बताया ना? अरे क्लियर है? घरों के अंदर नहीं बताया, और सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, क्लियर है? नगरों को सड़कें 9 से 34 फुट तक चौड़ी, वे एक दूसरे को, हाँ ना? मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला कहा गया। जो मोहनजोदड़ो नामक नगर मिला, या सबसे ज्यादा समाधियां मिली। सबसे ज्यादा क्या मिली? इसलिए कहा गया मुर्दों का टीला। क्या? क्योंकि उस समय एक सभ्यता के लोग 3 प्रकार का अंतिम संस्कार मनाते थे। कुछ लोग जलाते थे, कुछ लोग दफनाते थे, और कुछ लोग आधा जाला शरीर दफनाते थे। 3 प्रकार की समाधियां मिली हैं उस समय। देखिए, मकान के बीच में आंगन, आज जो आंगन बनाते ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की देन है। समझ में आ रही बात? स्नानागार गली की ओर बने होते थे, ताकि पानी कहां चला जाए? नाली में चला जाए। अरे क्लियर है? मकानों के दरवाजे मध्य में ना होकर, अभी हम कैसे बनाते हैं? हमारा ये मकान है, अपन का सुंदरता के लिए बीच नहीं, उस समय के लोग क्या करते थे? किनारे। समझ में आ रही बात? तो दरवाजे कहां होते थे? किनारों। क्लियर है? चलिए, भवन में एक रूपता थी। सबके मकान जैसे आज कॉलोनी बनती ना कि एक सी कॉलोनी, ऐसे ही सबके मकान लगभग लगभग। आगे घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर, नहीं बताया हमने? बताइए, बताया है या नहीं बताया है? चलिए, ईंटों की माप 4:2:1 नहीं आ रही है? लंबी 4, 2 ऊंची 1। देखें, मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों के, जबकि कालीबंगा, अब इसी में एक नगर मिल गया कालीबंगा। सुन रहे हो?
इसी में एक अपवाद मिल गया है। नगर का नाम क्या है? आवाज नहीं आ रही है। कालीबंगा के मकान, एक अपवाद मिल गया। और ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर मकान कैसे? पक्की ईंटों से। लेकिन एक अपवाद बताओ कौन सा है? पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नाली, स्नानागार एवं कुएं बनाने में होता था। चलिए अब नगर निर्माण। नगर कैसे बनेगा? इस सभ्यता में नगर दो टीलों में बटा, अभी बताया था हमने। एक टीला अलग, एक टीला अलग। एक टीला में जनसामान्य रह रहे हैं और एक पूरा टीला दुर्ग टाइप का है। दुर्ग यानी किला, और किला यानी सारे प्रशासनिक लोग। ठीक है। पूर्वी टीले पर नगर या आवासीय क्षेत्र, ये टीले अपेक्षाकृत बड़ी। बड़ा टीला पूरे गांव के लोग रह रहे, आवास है, निवास है। और पूर्वी टीले पर सामान्यतः व्यापारी, नागरिक, कारीगर सब लोग निवास कर रहे हैं। कालीबंगा अपवाद है क्योंकि इसका पूर्वी टीला भी रक्षा प्राचीर है। सीधी बात, पूर्वी टीला सामान्य तौर पर पूर्वी टीला सामान्य लोगों के लिए और पश्चिमी टीला सुरक्षा के लिए और प्रशासनिक के लिए। और जबकि कालीबंगा अपवाद है। इनने कहा कि पूर्वी टीला पर ही रक्षा भी है। नहीं आ रही बात समझ में? यहां से बारीक क्वेश्चन भैया निकल के आते हैं। पश्चिमी टीला अपेक्षाकृत ऊंचे किंतु छोटे। ऊंचे क्यों? ताकि ऊंचाई से दिखाई दे किला, कहीं कोई आक्रमण तो नहीं कर रहा। समझ में आ रही बात? तो राजा महाराजा किले क्यों बनवाते थे? किले इसलिए कि किले पे चढ़ के देख लो। चलो, यह किले अथवा दुर्ग कौन से टीले पर? पश्चिमी टीले। दुर्ग के अंदर प्रशासनिक भवन, इमरजेंसी के लिए अन्न भंडार, इमरजेंसी के लिए पूरे गांव के लिए अन्न भंडार रखा होता था। एक सार्वजनिक स्नानागार पूरे गांव में। नहीं बताया हमने कि पूरे गांव का एक बड़ा स्नानागार, सबसे बड़ी इमारत होती थी ये। पूरे गांव में अगर तुम्हें सबसे बड़ी बिल्डिंग देखना है तो वो मिलेगी स्नानागार। क्या मिलेगी? आवाज नहीं आ रही है। अरे क्लियर है? ये सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी कि पूरे गांव की सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन थी? चलिए, ये दोनों ही इमारतें आश्चर्यजनक हैं। एक स्नानागार और एक अन्नागार। पूर्वी टीले पर जाओगे गांव में मिलेगा स्नानागार, पश्चिमी टीले पर जाओगे वहां मिलेगा अन्नागार यानी स्टोर रूम। चलो, इस सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार। इस सभ्यता में कोई गांव में चले जाओ तुम, कोई नगर में चले जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हें क्या मिलेगा? स्नान। अब इसका भी तुम्हें अपवाद मिलेगा, इसका भी अपवाद मिलेगा। क्या मिलेगा? सबसे बड़ा स्नानागार तुम्हें कहां मिलेगा? हाँ ना? अब भैया हर गांव में सबसे बड़ा स्नानागार तो है, लेकिन पूरी सभ्यता में सबसे बड़ा स्नानागार कहां है? आवाज नहीं आ रही है। अरे क्लियर है? जबकि इस सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, अब आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, सर अब ये आप कह रहे थे स्नानागार, अब कह रहे सबसे बड़ी इमारत अन्नागार। देखो आप क्या है, मान लो बोर्ड पर है सिंधु घाटी सभ्यता। अब हर एक नगर पहुंचे तो हर नगर में तुम्हें दो इमारतें इंपॉर्टेंट मिली, एक स्नानागार और एक अन्नागार। अन्नागार से भी इंपॉर्टेंट क्या है? स्नानागार। यानी हर नगर में तुम्हें एक स्नानागार वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलेगा। अब प्रश्न आया कि पूरी सभ्यता में, पूरे एरिया में सबसे बड़ी इमारत क्या मिली? अन्नागार। नहीं आ रही बात समझ में आ रही बात? लेकिन हर गांव की सबसे बड़ी इमारत स्नानागार। क्या? अरे क्लियर है? बात समझ में आ रही है? और सबसे बड़ा स्नानागार कहां मिला? कहां मिला? एक बात याद रखना बेटा, तैयारी में अंतर होता है। तुम सोचो सिंधु घाटी सभ्यता तो सर हम कक्षा 6वीं से पढ़ रहे, वो पढ़ने में और पढ़ने में अंतर है। चलिए, मोहनजोदड़ो में मिली सबसे बड़ा अन्नागार। कहां मिला? मोहनजोदड़ो। हाँ या ना? स्नानागार कहां मिला? मोहनजोदड़ो। अब देखो स्नानागार,
अब जब स्नानागार की बात हो रही तो स्नानागार की अपन बात करें क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में विशेष स्नानागार, प्रत्येक घर में एक स्नानागार है। नगर में सबसे बड़ी इमारत भी क्या है? नहीं बढ़ाई हमने? ओके, आगे बढ़ते हैं। यह विशाल स्नानागार धर्म अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए है। समझ में आ रही बात? यानी जब कभी त्योहार आए और आपको पूजा पाठ के लिए स्नान करना हो तो आप गांव के सबसे बड़े स्नानागार माने पवित्र स्थल। समझ में आ रही बात? चलिए आगे। स्नानागार की लंबाई चौड़ाई ये अलग अलग थी, 55 मीटर, जबकि चौड़ाई अभी कोई याद नहीं रखना आपको। अब प्रमुख नगर यहां से हम पढ़ेंगे कल। अच्छा एक बात और, अगर नवंबर में हमारा टेस्ट है वन विभाग का और दिसंबर और जनवरी हम मान लें संभावना है पटवारी और एसआई की, आपको क्लास का टाइम और बढ़ाना पड़ेगा। ध्यान रखना जितने सारे बच्चे मकसद लेकर आए हैं सिलेक्शन का, क्योंकि देखिए अगर हम 7 बजे क्लास चालू करते हैं, आपने एक बात देखी होगी हम एक डेढ़ घंटे आपके मंच से उतरते नहीं, लेकिन फिर भी आपने एक बात देखी होगी अगर हमें बारीकियों से पढ़ना है, हमें टेस्ट लगाना है तो ऐसा लग रहा है जैसे समय कम पड़ रहा हो। तो आवश्यकता अनुसार आपका समय और हम बढ़ाएंगे, लेकिन समय बढ़ाने से उल्टा ना हो। हमने कई बार देखा अपना समय बढ़ाया, बोले हमें पढ़ना ही नहीं है। हमने सोचा तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए और थोड़ा पढ़ाएं, तो उन्होंने कहा ठीक है सर अब तुम ज्यादा पढ़ा रहे हो, हमें पढ़ना ही नहीं है। ऐसा ना हो, ठीक है? थोड़ा सा पहले 15 दिन आपको थोड़ा सा वो ट्रेंड कर दें, फिर जैसे ही आप अच्छी दौड़ में आ जाएंगे तो हमें कैसे न कैसे एक युद्ध क्षेत्र पर हमें यह तय करना है कि हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। पक्का? चलिए इसके बाद हम प्रमुख नगर सिंधु घाटी सभ्यता की पढ़ेंगे कल। ओके? अच्छा सच बताइए अभी 2 दिन हुए हिस्ट्री बनने में मजा आ रहा है। एक बात और, कोचिंग कब सक्सेस है? जब आपको यही के यही 80% याद हो जाए। लेकिन अगर हमने ये बता दिया सिंधु घाटी सभ्यता ये तो किताबों में लिखी है, हम कोई अलग से थोड़ी बता रहे हैं, हम तो किताबों का बढ़ा बता रहे हैं। लेकिन क्लास आदमी क्यों आता है कि जो हमें घर में याद नहीं हो रहा वो सर आप हमें याद करा दीजिए। समझ में आ रही बात? तो अब हम 5 मिनट की बात शुरू कर रहे हैं गणित, और गणित में आज हमारा दिन है गुणा का। क्या है? गुणा और भाग। गुणा और, अच्छा जोड़ना घटाना घर से करके आए हो? ईमानदारी से बोलो हाथ उठाएं जिनने घर में कम से कम 50-50 सवाल करे हैं जोड़ना घटाना के। नहीं करे हैं? किन लोगों ने नहीं करे हैं? अब ईमानदारी से हाथ उठाओ, झूठ पे बिलीव मत किया करो। कितने लोगों ने घर में सवाल जोड़ घटाना के नहीं करे? हाथ उठाओ। हम बेटा डंडा लेके घर आए तो होमवर्क चेक कर लेंगे हम, और हम दौड़ा दौड़ा के मारते हैं हम।